ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लिया है। आज हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम और उसके अलावा अगर ठीक ठाक स्पीड रहती है तो हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव में रिलेटेड रेट्स ऑफ चेंज भी हम लोग देखेंगे। और सब लोगों को शीट तो मिल गई है सब लोगों को, है ना। तो उसके बाद फिर वो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है, y वर्सेस x का ये कोई ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। और लिमिटेड डोमेन में हमारा प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता हम लोगों का प्लॉट। तो ये एंड पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे तो हमारा ऐसे करके ऐसे पीक आएगा, तो स्मूथ पीक जहाँ पे आ रहा है ये जो है हम लोग कैलकुलस से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जहाँ पे भी स्मूथ पीक आ रहा है, स्मूथ पीक मतलब समझ रहे हो, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्मूथ पीक है तो डेरिवेटिव डिफाइंड है, लेकिन शार्प कॉर्नर अगर आ रहा है तो लेफ्ट साइड पे कुछ और डेरिवेटिव है, राइट साइड पे कुछ और डेरिवेटिव है, तो उस पॉइंट पे तो डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्मूथ पीक्स होती है, यहाँ पे क्या होगा, बाय द वे ये जहां पर भी पीक आ रही है इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक होगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये जो मेरा ग्लोबल मैक्सिमम है, ठीक है। और जो वैली आ रही है उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम। और सारी वैलीज में जो सबसे नीचे वाली वैली आ रही है या फिर एंड पॉइंट से सबसे नीचे का जो पॉइंट आ रहा है उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है, अगर लिमिटेड डोमेन में। तो तो हमारा जो मैक्सिमम मिनिमम जो हो सकता है, एक तो हमारा पीक या वैली टाइप का दिख सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि डोमेन के एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, और अदरवाइज तो डेरिवेटिव को जीरो करके हम बाकी के पॉइंट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। शार्प कॉर्नर्स इस तरह से हम नहीं इवैल्यूएट कर पाएंगे, फॉर्चुनेटली फिजिक्स के ग्राफ्स में शार्प कॉर्नर्स उनको मिलेंगे भी कम, जहां पे इस तरह का कैलकुलस का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये मेरा लोकल मिनिमम है, क्योंकि इसके आसपास में देखो तो इससे ऊंचे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मेरा लोकल मैक्सिमम है, आसपास के पॉइंट्स इससे नीचे, ठीक है। तो समझ में आया ना, अलग अलग तरह के लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। डोमेन के एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, शार्प कॉर्नर, ये सब चीज समझ में आई। कैलकुलस से हम स्मूथ वाले सारे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फिजिक्स में हमको क्या क्या मिलेगा, स्मूथ पीक्स और स्मूथ वैलीज हमें लोकेट करनी होंगी। स्मूथ का मतलब क्या, सडन चेंज इन स्लोप नहीं होना चाहिए। फॉर सच पीक्स एंड वैलीज वी कैन इजीली सी दैट टैंजेंट बिकम्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड हेंस द स्लोप बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे दिख रहा है टैंजेंट जो हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप मेरा जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास लोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा मैंने, स्मूथ मैक्सिमा को कैसे लोकेट करेंगे। तो अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे पीक जब आ रही है मेरी, तो टैंजेंट को क्या होते जा रहा है वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमारी टैंजेंट कैसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव अगर अपर पार्ट देखेंगे टैंजेंट का, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ तो थीटा बन रहा है, तो कुछ तो टैन थीटा की वैल्यू होगी। अब जैसे जैसे तुम पीक के पास पहुंचते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, थीटा छोटा होता जा रहा है, यानी टैन थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। टैन थीटा अपने आप में क्या है, dy बाई डी एक्स, इज इट नॉट। टैन थीटा क्या है मेरा, dy बाई डी एक्स है ना। और टैन थीटा घटता जा रहा है, इसका मतलब क्या, dy बाई डी एक्स घटते जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स का घटने का रेट क्या है मेरा, वो नेगेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स का चेंज का रेट क्या है, वो रेट ऑफ चेंज हमारा नेगेटिव होगा। dy बाई डी एक्स ज्यादा है फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम। कोई चीज कम होती जा रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। और रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। समझ में आई बात की नहीं, यानी सेकंड डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं, सेकंड डेरिवेटिव मेरा छोटा होता जा रहा है, इज इट। मतलब नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव छोटा होता जा रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, dy बाई डी एक्स मेरा छोटा होता जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, समझ में। ऐसे ही यहाँ पे छोटा होते होते जीरो हो गया, जीरो होने के बाद क्या है, ये हल्का सा नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे देखोगे तो नियरली 180 डिग्री के आसपास टैन थीटा की बात हो रही है, इज इट। जैसे टैंजेंट यहाँ पे आ गई तो ये दिख रहा है, ये 180 डिग्री के आसपास पहुंच गया। तो टैन 180 डिग्री जीरो होता है, 180 डिग्री से फिर तुम 179 डिग्री पे जाओगे तो हल्का सा नेगेटिव आएगा। करते करते फिर जब -90 के पास पहुंचने वाला होगा तो हमारा फिर वो बहुत जबरदस्त नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है नहीं। समझ में आई बात की। तो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम पीक को क्रॉस कर रहे हो तो टैन थीटा मेरा क्या है, छोटी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी सी नेगेटिव वैल्यू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैन थीटा इज नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां पर भी मैक्सिमम है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा, दिस इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन नियर इट्स पीक्स एज वन मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। थ्रू द पीक वन कैन क्लियरली सी दैट इनिशियली द अपवर्ड टैंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड राइट एट दिस पीक द एंगल बिकम्स जीरो। पीक पे जीरो हो गया और उसके बाद क्या लिखा, देन द एंगल बिकम्स ऑब्ट्यूज। द tan थीटा इज इनिशियली पॉजिटिव एंड देन बिकम्स नेगेटिव आफ्टर पासिंग थ्रू अ जीरो एट द पीक, ठीक है। तो tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दस रेट ऑफ चेंज ऑफ tan थीटा d बाई dx ऑफ dy बाई dx या फिर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है।
Since the rate of change of tan theta is negative with increasing is thus peak d square y by dx square is less than 0 और dy by dx क्या है मेरा इक्वल टू 0। दस फॉर अ मैक्सिमम क्या आ गया, dy by dx इक्वल टू 0 और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मेरा लेस देन 0 आ गया। ठीक है, हाँ ये ज्यादातर जगह फिजिक्स में यही टेस्ट काफी होगा, लेकिन क्या है कई बार ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 और फिर भी एक पीक बन रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फंक्शन अगर ले लोगे माइनस एक्स टू द पावर 4 ले लोगे, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 4 अगर तुम ग्राफ लोगे तो तुम्हें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव में भी तुम्हारा एक्स क्यूब रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर रहेगा, थर्ड डेरिवेटिव में एक्स रहेगा और फोर्थ डेरिवेटिव बाकी कुछ कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका अगर ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा करके ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीक तो बन रही है लेकिन क्या है सेकंड डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, इज इट नॉट। तो जब सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा 0 हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे न पीक है ना वैल्यू, फिर भी पीक या वैल्यू कुछ हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में इवन डेरिवेटिव टेस्ट होता है, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो गया तो फिर थर्ड छोड़ के फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे, फोर्थ डेरिवेटिव भी अगर 0 हो गया तो सिक्स डेरिवेटिव। ये क्यों वर्क करता है तो ये मैथ्स में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, जो अक्सर मैथमेटिक्स में फुल फ्लेश कैलकुलस के लेक्चर से मिलेंगे, ठीक है। बट ये है कि जब मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो मेरे को इवन डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मुझको स्मूथ मिनिमम लोकेट करना है तो मिनिमम के पास देखो क्या हो रहा है, जहां पे वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे देखो पॉइंट 1 पे टैंजेंट मेरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी ऑलमोस्ट अगर 180 डिग्री के आसपास बात करें तो छोटा सा नेगेटिव वैल्यू होगा, tan ऑफ 179 डिग्री तो वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है और फिर यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली वैल्यू के ऊपर टैंजेंट पैरेलल हो गई तो स्लोप 0 हो गया, और उसके बाद फिर इसको क्रॉस करके जब इधर आ जाओगे तो छोटा सा एक्यूट एंगल बनाने लगेगी, इज इट, ठीक है। नियरली 180 डिग्री यानी समझो 179 डिग्री फिर 180 डिग्री यानी विच इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक्चुअली 180 और 0 एक ही जैसी बात है यहाँ पे टैंजेंट के पर्पस से। और उसके बाद फिर मान लो 1 डिग्री बन रहा है तो क्या होगा, हमारा स्लोप पहले नेगेटिव है फिर 0 हुआ और नेगेटिव से फिर 0 से फिर पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम क्रॉस करते जा रहे हो उसको, यानी इधर से इधर जब मूव कर रहे हो तो तुम्हारा स्लोप जो है बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, तो स्लोप अपने आप में क्या है dy by dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा d by dx ऑफ dy by dx व्हिच इज सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। तो वैल्यू को जब क्रॉस कर रहे हो ऐसे ऐसे करके तो वैल्यू को क्रॉस करते हुए हमारा स्लोप क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या लिखा, consider the behavior of function near its value as one moves from point 1 to point 2 through the valley, one can see that angle of upward tangent is initially obtuse। ये ध्यान रखना tangent का एंगल मतलब हमेशा अपवर्ड एंगल देखा जाता है, ठीक है, अपवर्ड ब्रांच। यहाँ पे tangent ये अपवर्ड ब्रांच है, ये डाउनवर्ड ब्रांच है, तो ये एंगल मत कभी भी कंसीडर करें, हमेशा अपवर्ड tangent देखते हैं, ठीक है। तो अपवर्ड tangent का जो एंगल है ये obtuse है, ठीक है। अपवर्ड tangent is initially obtuse and then it becomes acute जो दिखा रखा थीटा और फाई से after passing through the valley exactly at the valley it is 0, thus the value of tan theta becomes positive from negative upon crossing the valley, but tan theta is dy by dx, thus we can say that dy by dx is increasing with increase in x। तो इसका मतलब क्या, d square y by dx square is greater than 0, तो मिनिमम की कंडीशन क्या आ गई, dy by dx 0 होना चाहिए और d square y by dx square greater than 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, तो उस केस में इवन डेरिवेटिव टेस्ट लगता है, ठीक है। वापस मैथ्स के अंदर पढ़ोगे कि ये क्यों वर्क करता है इवन डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या लिखा, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ लिमिटेड डोमेन वी मस्ट आल्सो चेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। कई बार क्या है जैसे एंड पॉइंट वाला जो है वहां पे तो स्लोप क्या पता डिफाइन भी ना हो बीच में, और 0 होना तो कोई जरूरी नहीं, एब्रप्टली खत्म हो सकता है डोमेन के एंड पे, तो एब्रप्टली खत्म हो रहा है तो वहां पे डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यूज चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर लिमिटेड डोमेन में कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो लोकेट नहीं हो पाएगा कैलकुलस से, ठीक है। समझ में आई बात। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्या दे रखा है, fx is 10x minus 2 minus ln x on the interval 1 से e square। इस इंटरवल के अंदर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम लोकेट करने हैं, ठीक है। तो लिमिटेड डोमेन है तो एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा और बीच में डेरिवेटिव 0 करके देखना पड़ेगा, जल्दी से कर लो इसको, फटाफट कर लो। तो ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 कर दिया तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लेना तो आता है, इसको 0 कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू ई आ गया, समझ गए, x इक्वल टू ई मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया। अब क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो f डबल डैश x निकालोगे तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो वो आ जाएगा मेरे पास माइनस 10/x। तो ये क्या आ रहा है, x को e डालोगे तो ये मेरा लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू e क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो x इक्वल टू e पे कुछ मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। अब डोमेन के एंड पॉइंट्स पे देख लेते हैं, तो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे f ऑफ
वन, देखो डोमेन क्या 1 से ई स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 मेरा 20 आ रहा है और एफ ऑफ ई स्क्वायर 0 आ रहा है, ठीक है। आप ये देख लेते हैं कि जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे एफ ई तो मेरा 10 ई आया, ठीक है, और ई कितना होता है 2.7 के आसपास, यानी ये 27 के आसपास जा रहा है इनका, जबकि एंड पॉइंट पे वो हमारा कितना है, वो तो 20 आया, ठीक है, तो उससे तो बड़ा ही है, राइट। और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई स्क्वायर अगर डालेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू हमारी, ठीक है, क्योंकि बीच में तो कोई और क्रिटिकल पॉइंट आया नहीं, एक ही था। तो एंड पॉइंट पे देख लेते, तो एंड पॉइंट पे मेरा कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम 0 हो गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्रिटिकल पॉइंट तो जरूरी मैक्सिमम हो या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट जो है हो सकता है ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, खाली मान लो आगे का पार्ट छुपा रखा होता है, ये दिख नहीं रहा होता, तो तुमको ऐसा लग रहा है ये फंक्शन को देख के इसका मूड है पीक बनाने का, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है ये पीक बनाने के मूड में है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचे इसका मूड चेंज हो गया, फिर इसके आगे क्या है, वैली बनाने का मूड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ना तो पीक बनी प्रॉपर ना वैली बनी, ठीक है, तो जहाँ पे फंक्शन अपने ऐसे करके ऐसे मूड चेंज कर लेता है, तो यहाँ पे ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली, ठीक है, और भी तरह के होते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बट ये समझ में आया क्या लिखा, देयर में एग्जिस्ट पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ वेयर tangent is parallel to x axis whereas still it is neither a maximum or a minimum, such a point has different signs of second derivative on either side, तो इसके लेफ्ट साइड पे सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होगा और राइट साइड पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे स्लोप घटते घटते फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया, तो लेफ्ट साइड पे अलग होगा सेकंड डेरिवेटिव का साइन और राइट साइड पे अलग होगा साइन, ठीक है, ओके। तो फॉर इंस्टेंस फंक्शन f is equal to x cube has a critical point at x equal to 0, x cube का x equal to 0 पे क्रिटिकल पॉइंट है which is neither a maximum nor a minimum at x equal to 0, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है इसका 6x, तो 6x जो है अगर देखोगे तो ओरिजिन के थोड़ा सा लेफ्ट में अगर देखोगे तो नेगेटिव होगा इधर, ठीक है, 6x अगर तुम देखोगे तो ओरिजिन के लेफ्ट में हल्का सा नेगेटिव होगा और ओरिजिन के राइट में हल्का सा पॉजिटिव होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब का ग्राफ देखो तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे काइंड ऑफ इसका पीक बनाने का मन था और यहाँ पे काइंड ऑफ वैली बनाने का मन था, समझ गए कि लेकिन बना कुछ भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव 0 होने का मतलब जरूरी नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम, तो इसमें क्या है फिजिक्स के अंदर क्या होगा, जनरली तो वैसे बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली अगर चेक करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना चाहिए, बट फिजिक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम्स में तुम्हें प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल सिचुएशन से कई बार समझ में आ जाएगा कि नहीं उधर ये तो डोमेन के बाहर, मतलब फिजिकल सिचुएशन के डोमेन के बाहर है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल की अगर मान लो इक्वेशन लिखी हुई है, तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल तुमने अगर लॉन्च किया है तो तुम्हें पता है कि इतने से रीजन में प्रेजेंट है, वो इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक इक्वेशन तो एग्जिस्ट करती है बट उसकी फिजिकल रेलेवेंस नहीं, तो फिजिक्स में क्या है, अक्सर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो जहां तक हो सके मैथ्स को अवॉइड करके फिजिक्स के लॉजिक से अगर चीजें हो रही हैं तो जनरली इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, सोचना भी चाहिए कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फिजिकली किस फिनोमिनन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे तुम्हारा काफी टाइम बच सकता है। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है, क्या है हमारा, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन लोकेट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड कमेंट वेदर दे आर मैक्सिमम और मिनिमम और नाइदर, तो फंक्शन दिया हुआ, ये मेरा फंक्शन है, ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, तीन फंक्शन दे रखे हैं हमको, ठीक है, तो क्या करोगे क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करने के लिए, डेरिवेटिव इसका 0 करोगे, तो अच्छा फंक्शन दिया है, तो ए पार्ट में देखो एफ डैश एक्स किया तो दो मेरे पास पॉइंट्स आ गए, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दो पॉइंट्स आ गए, तो ठीक है कर लो इसको, कंप्लीट कर लो, जल्दी से कंप्लीट कर दो फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो देख लेते हैं, सिंपल ये, तो फर्स्ट फंक्शन तो इनफैक्ट बहुत ही आसान है, इसका डेरिवेटिव लोगे दो रूट्स आएंगे 4 और 1, अब सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 आ जाएगा, और दो रूट्स क्या आ रहे हैं 4 और 1 रूट्स आ रहे हैं, तो 4 पे, हाँ तो 4 और 1 दो रूट्स आ गए, अब 2x माइनस 5 में x को एक बार 4 डालोगे एक बार 1 डालोगे, तो एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो 4 डाल के पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमा होगा, 1 डाल के नेगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बी में क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ रहा है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, ओके। अब रूट्स तो इसके निकाल लोगे, रूट्स तो क्या है ये इसके प्लस माइनस 1 रूट आएंगे और इसका 0, तो तीन रूट्स आ रहे हैं 0 और प्लस माइनस 1, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव जब लेते हो तो सेकेंड डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके ये आ जा रहा है जो भी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास, एफ डैश एक्स को 0 रखोगे 0 1 माइनस 1, और एफ डबल डैश जो है 0 पे तो 1 आ रहा है, 0 पे तो ये नीटली डिफाइंड आ रहा है, 0 पे डालोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो 0 तो मिनिमम हो गया, ठीक है।
अब ये +1 या -1 डालोगे तो f डबल डैश x जो है वो मेरा 0 आ जाता है, +1 -1 डाल के। तो वो क्या हो सकता है? या तो मैक्सिमा या मिनिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी ये फंक्शन का फॉर्म देख के कोई मन नहीं कर रहा है आगे और ज़्यादा डेरिवेटिव लेने का, तो लेकिन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 1 से अगर छोटा डालोगे, यहाँ पे सोच के देखना, अगर x मेरा 1 से छोटा डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्म मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 1 से जस्ट छोटा डालोगे तो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? तो 1 से छोटे पे नेगेटिव हो रहा है और 1 से जस्ट बड़ा डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे, और सेकंड डेरिवेटिव अगर साइन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ना मैक्सिमम है या ना मिनिमम है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है हमारा, ठीक है। इसी तरह से -1 पे चेक कर सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है। उसके बाद फिर सी सी पार्ट में क्या है हमारा, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था। तो इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर डबल डेरिवेटिव निकाला और जो फर्स्ट 1 के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, ठीक है। अच्छा, डोमेन को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, यानी ये स्टाइलाइज्ड आर लिखते हैं, इसका मतलब होता है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आर माइनस माइनस वन, यानी एक्स -1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो कई बार इस तरह से सेट लिखा जाता है, ठीक है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आर प्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं ओपन इंटरवल करके, ठीक है। समझ में आया सभी को? अच्छा, कैलकुलस का एक यूज होता है, कई बार हम नंबर ऑफ रूट्स एस्टिमेट करने के भी काम ले सकते हैं। कैलकुलस का यूज करके हम पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या लिखा है, शो दैट इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हमें ये प्रूव करना है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है। एक चीज देखो, एक चीज देखो कि अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काटेगा, ये देखो, मल्टीपल मल्टीपल बार नहीं काटेगा। अगर मल्टीपल बार काटना होगा तो उसको यू टर्न लेके आना पड़ेगा इधर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा डेरिवेटिव कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या, सिर्फ एक ही बार काट सकता है, ठीक है। तो यही चीज चेक कर लो, जल्दी से कर लो इसको प्रूफ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो क्या लिखा हमने, तो यहाँ पे देखो, इस फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो एक्स क्यूब का टर्म डोमिनेट कर रहा है तो नेगेटिव होगा, और प्लस इन्फिनिटी डालोगे तो पॉजिटिव होगा, और बीच में तो ये दिख रहा है हर एक एक्स के लिए डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लगातार वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक रूट तो जरूर है, क्योंकि फंक्शन साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो काटे बिना तो जा नहीं रहा होगा। तो एक रूट तो जरूर है, लेकिन अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि एक ही रूट है। तो क्या लिखा मैंने, सिंस द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन इट मस्ट कट द एक्स एक्सिस समवेयर, बस देयर शुड बी एटलीस्ट वन रूट। नाउ एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 3x स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है, जो कि हमेशा पॉजिटिव है मेरा, कभी नेगेटिव तो है ही नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव है। दस, वंस द फंक्शन कट्स द एक्स एक्सिस इट विल कीप राइजिंग विदाउट एवर गोइंग डाउन। मोनोटोनिक है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो दस द फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन रूट, एक ही रूट होगा, इससे ज्यादा कोई रूट होगा नहीं, ठीक है। समझ गए, क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यों? ऐसे ही नाम रख दिया इंक्रीजिंग। फंक्शन पॉजिटिव, आई मीन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, यानी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, यानी एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तभी तो होगा ना डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यानी क्या है, एक्स को एक्स प्लस डी एक्स किया तो वाई जो है मेरा इंक्रीज होगा, तभी डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसका ये भी मतलब है, यानी टैंजेंट जो है मेरी ऐसे करके ऐसे एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। So the first derivative is positive, then it has to be an increasing function, ठीक है। f dash x is greater than 0 for all x between a and b, then f x is monotonically increasing on the interval a and b, ठीक है। That is, it keeps on increasing without ever decreasing. Similarly, अगर f dash x less than 0 है पूरे इंटरवल पे, उस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग, ओके। अब ये क्वेश्चन है जैसे क्या है, find the critical points for f(x) is equal to x cube minus 12x minus 5 and identify the intervals for which it is increasing and decreasing। खुद से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी से ट्राई करो।
तो क्या लिखा मैंने, तो सबसे पहले तो मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया इसका, तो डेरिवेटिव मेरा 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आती है +-2, ठीक है। तो जहां पे डेरिवेटिव मेरा 0 हो रहा है वहां पे पॉसिबली मेरा फंक्शन जो मोनोटोनिसिटी उसकी चेंज हो रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, हो रहा हो। ये हो सकता है कि पॉजिटिव हो गया 0 हो, फिर से पॉजिटिव हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव से हो सकता है नेगेटिव चला गया, ये हो सकता है जहां पे 0 हो, क्योंकि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा है तो 0 से जरूर पास करेगा। बट अदर वे राउंड ट्रू नहीं है कि पॉजिटिव से हो सकता है 0 जाके फिर से पॉजिटिव हो गया। बात समझ आएगी नहीं? तो चेक कहां पे करना है, जहां पे 0 हो रहा है वहां पे चेक करना कि पॉसिबली मोनोटोनिसिटी चेंज हो रही है वहां पे, ठीक है नहीं? तो क्या लिखा मैंने, हाँ, तो wherever f dash x is 0, there the function is possibly changing its nature from increasing to decreasing or vice versa. Possibly word important है यहाँ पे, तो possibly word यहाँ पे important है, ठीक है, जरूरी नहीं है, possibly. Okay, we can we can see that f dash x is 0 for x minus infinity से -2. तो यहाँ पे देख सकते हैं f dash x ये है, कहाँ पे, ये है। तो माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये +-2 है, तो 3 इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से +2 और 2 से इंफिनिटी। इन इंटरवल्स में मुझे देखना पड़ेगा कि मोनोटोनिसिटी कैसी है इसकी, समझ में आई बात की है कि नहीं है? ओके, तो क्या लिखा, माइनस इंफिनिटी से -2 तो ये 0 ही है, ठीक है, आई मीन ग्रेटर देन 0 ही है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी से इसके बीच में, -2 के बीच में, और 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या है, 2 से इंफिनिटी के बीच में अगर डालोगे तो ये क्या दिख रहा है हमारा, ये हाँ, इंक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी से -2 और 2 से इंफिनिटी दोनों में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और फिर क्या, -2 से 2 में अलग से देख लो तो ये नेगेटिव आता है, -2 से 2 के बीच की अगर वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कहाँ पे, f dash x, ये -2 से 2 के बीच में देख सकते हो नेगेटिव आ रहा है, तो वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। आया समझ में, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्केविटी की। कोई भी ग्राफ है तो वो या तो फ्लैट भी हो सकता है, और अदरवाइज कैसे हो सकता है, या तो सीधा कटोरा हो सकता है, उल्टा कटोरा। जैसे यहाँ पे देखो ये कटोरा सीधा दिख रहा है इसका, इट कुड बी पार्ट ऑफ अ सीधा कटोरा और इट कुड बी पार्ट ऑफ अ उल्टा कटोरा। तो उल्टे कटोरे का पार्ट है तो कॉनकेव डाउन बोलते हैं, सीधे कटोरे का पार्ट है तो क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे चेक होगा। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या होता जा रहा है, टैंजेंट जो है जैसे जैसे तुम आगे एक्स तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, तो जहाँ पे कॉनकेव डाउन है, एक्स बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है, तुम्हारा स्लोप जो है घटते जा रहा है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्लोप घटते जा रहा है और स्लोप अपने आप में dy बाई dx है, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है कहीं पे फंक्शन का, तो इसका मतलब क्या है, उसका कटोरा उल्टा है। समझ में आई बात? इसी तरह से यहाँ पे देखो तो स्लोप इसका बढ़ते जा रहा है, तो कटोरा सीधा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है तो कटोरा सीधा है। तो इसका मतलब क्या, सेकंड डेरिवेटिव बस एक तरह से कहते हैं कि कटोरे का नाम है, बल्कि कटोरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन कटोरा तो है ही है इसके अंदर। तो सेकंड डेरिवेटिव देख लिया तो इसका मतलब कटोरा पता चल गया। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव सीधा कटोरा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव उल्टा कटोरा, ठीक है। क्या लिखा, इफ f dash x increases in an interval the curve is concave up, plus for concave up f double dash of x is greater than 0, ठीक है। rate of change of f dash x is f double dash x, ठीक है। similarly if f double dash x is less than 0 then curve is concave down, refer to the adjacent figure for more clarity। समझ में आई बात? Thus just as first derivative has geometrical significance of steepness, first derivative क्या बताता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये बताता है कि कितना स्टीप है, इज इट नॉट, टैंजेंट कितनी वर्टिकल के पास में, जितना ज्यादा डेरिवेटिव है वर्टिकल के आसपास में, मैग्नीट्यूड ऑफ अगर tan थीटा मेरा जितना बड़ा उतना ज्यादा स्टीप है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है, स्टीपनेस। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है कि किस तरह से वो घूम रहा है कर्व। अगर सेकंड डेरिवेटिव लार्ज है तो बहुत तेजी से घूम रहा है कर्व, अब वो घूम के ऊपर की तरफ घूम रहा है या नीचे की तरफ घूम रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव हम बताते हैं, समझ गए कि नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेल्स यू दैट हाउ फास्ट द कर्व इज टर्निंग, ठीक है। क्या लिखा, जस्ट एज geometrical significance of first derivative has geometrical significance of steepness, greater the f dash x mod, steeper the graph. Second derivative of the curve tells us about its concavity और how fast and in which sense is the tangent of the curve turning, कितनी तेजी से इसकी tangent टर्न हो रही है और किस तरफ, क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉनकेव अप है तो ये टैंजेंट मेरी अपवर्ड टैंजेंट जो है ये कैसे घूमती जा रही है, ये मेरी इस सेंस में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। टैंजेंट है, अपवर्ड टैंजेंट देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमती जा रही है टैंजेंट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, द पॉइंट वेयर, सॉरी, a point where curve changes its concavity sense from upward to downward or other way around is called point of inflection। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉनकेव डाउन चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे कॉनकेव अप हो गया, देख रहे हैं, कटोरा चेंज हो गया। तो कटोरा जहाँ पे चेंज हो रहा है, सीधे कटोरे से उल्टा कटोरा या अदर वे राउंड जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यानी f डबल डैश x changes sign as one crosses the point of inflection।
अब जैसे क्या एफ एक्स क्या ले रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है मेरा 3x² माइनस 6x आ रहा है, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है 6x माइनस 6, ओके। तो क्या लिखा, ये x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मेरा 0 हो रहा है, ओके। तो उसके लेफ्ट साइड पे देख सकते हो नेगेटिव और उसके बाद में पॉजिटिव है, कहीं पे 0 हो रहा है तो उसके लेफ्ट राइट में हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो ये एक तरीका होता है चेक करने का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है। वैसे ये नहीं कि जरूरी 0 ही हो, कई बार सडन कर्वेचर चेंज हो सकता है, यानी कहीं पे 0 आया ही नहीं, सीधे पॉजिटिव से सडनली नेगेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव सडनली चेंज हो सकता है कहीं, लेकिन क्या जनरली स्मूथ कर्व के लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा होगा तो कहीं से 0 से जरूर पास कर रहा होगा, एब्रप्टली नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 का पॉइंट देख लिया और उसके लेफ्ट और राइट में चेक कर लिया, तो उससे हमें पता चल गया कि वहां पे साइन चेंज हो रहा है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्केल हम देख रहे हैं, ये कई बार हमें फिजिक्स में इनफैक्ट क्वांटिटीज के प्लॉट्स हम देखते रहते हैं, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सीलरेशन का time। तो हम लोगों को नेचर ऑफ ग्राफ डेरिवेटिव से रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के सेगमेंट्स दिखा रखे हैं। अच्छा ये क्या है, हाँ हेडिंग क्या है हम लोग की, ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द डेरिवेटिव्स। तो ये क्या है हमारा, हर जगह देखो स्लोप डिफाइंड है ना, हर जगह पे स्लोप डिफाइंड है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल ग्राफ है मेरा, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ, और ये राइज या फॉल कुछ भी हो सकता है, खाली इस तरह की बात है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा ग्राफ का सेगमेंट है, यहाँ पे सब जगह दिख रहा है कि स्लोप इसका पॉजिटिव ही है। तो जब भी मेरा एफ डैश एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव होगा, या वाई डैश को, वाई डैश का तो बेसिकली एफ डैश एक्स ही है, तो क्या होगा, ये राइजिंग ग्राफ होगा, लेकिन राइज होते हुए भी इसका कटोरा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है, ये हो ही सकता है ना, राइजिंग ग्राफ है लेकिन कटोरा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब इतना जरूर है कि वो राइजिंग ग्राफ है, कटोरे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो सीधा या उल्टा कटोरा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो ये वेवी कर्व हो सकता है, ऐसे करके वेवी इन द सेंस कि कटोरे सीधे उल्टे हो सकते हैं लेकिन लगातार गिर रहा होगा, ठीक है। तो सीधा कटोरा लेके भी गिर सकता है, उल्टा कटोरा लेके भी गिर सकता है, बस राइज और फॉल खाली फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा चेक होता है, कटोरा सेकंड डेरिवेटिव से चेक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप है, यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉनकेव अप है, तो क्या लिखा थ्रू आउट, तो इसमें नेचर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ग्राफ राइजिंग या फॉलिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कटोरा पक्का सीधा है, लेकिन सीधा कटोरे के साथ गिरता ग्राफ भी हो सकता है और उठता ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पक्का कटोरा उल्टा है, लेकिन कटोरा उल्टे के साथ उठता ग्राफ भी हो सकता है, गिरता ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा। वाई डबल डैश यहाँ पे मेरा साइन चेंज हो रहा है, कटोरा सीधा से उल्टा हो रहा है, ठीक है, तो वाई डबल डैश का साइन चेंज हो रहा है। वाई डैश का साइन चेंज हो रहा है तो ग्राफ का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, ये पक्की बात है। कहीं पे वाई डैश यानी स्लोप का साइन चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूस ग्राफ के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर 0 से पास करेगा, तो वहां पे क्या पीक या वैली टाइप का फीचर आएगा, राइट। वाई डैश 0 है, वाई डबल डैश लेस देन 0 है, तो ये तो वही हो गया मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, और यहाँ पे वाई डैश 0 वाई डबल डैश ग्रेटर देन 0, तो ये लोकल मिनिमम होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन। तो फिजिक्स में बहुत जगह पे हम लोगों को होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो जाए, या मैक्सिमम प्रेशर अचीव हो जाए, या मैक्सिमम मिनिमम टाइम में कहीं पे पहुंच जाए, इस तरह के बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। तब वो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स भी हम लोग कैलकुलस से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने, क्या है, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी मेड बाय कटिंग स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ 12 by 12 सेंटीमीटर शीट ऑफ टिन एंड बेंडिंग अप द साइड्स। तो यहाँ से हम क्या है, छोटे छोटे स्क्वायर कॉर्नर्स निकाल देंगे और इसको फिर बेंड करके ओपन बॉक्स हम बनाने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या करने वाले, ठीक है। और क्या लिखा है, हाउ लार्ज शुड द स्क्वायर्स कट फ्रॉम द कॉर्नर बी टू मेक द बॉक्स होल्ड एज मच एज पॉसिबल। हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। तो अभी इस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए सुन लो क्या करना होता है हमेशा। तो वॉल्यूम को एक जनरल किसी वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो यहाँ पे क्या, स्क्वायर का साइज कुछ भी हो सकता है, तो ये एक्स बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को एक्स का फंक्शन बनाएंगे, वॉल्यूम विल बी एक्सप्रेस इन सम जनरल वेरिएबल एक्स। उसके बाद मुझे एक्स की वो वैल्यू चूज करनी है इसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम। तो सोचो वॉल्यूम वर्सेस एक्स का कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा, वॉल्यूम वर्सेस एक्स का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, तो उसमें जहां पे भी मैक्सिमम आएगा तो वहां पे क्या होगा, dv by dx मेरा 0 होगा, वॉल्यूम का डेरिवेटिव 0 कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, या तो मैक्सिमम होगी वॉल्यूम या मिनिमम होगी। वो भी तुम फिजिक्स के लॉजिक से देख सकते हो कई बार कि मैक्सिमम है या मिनिमम, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो वाकई में मैक्सिमम वॉल्यूम वाला पॉइंट, और नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वॉल्यूम वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो सब लोग, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ तो क्या किया हमने सॉल्व करने के लिए, तो ये x है,
तो और ये टोटल साइड 12 थी, तो ये 12 माइनस 2x बचा, तो ये 12 माइनस 2x और ये x है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x का स्क्वायर, सॉरी इरेजर आ गया, 12 माइनस 2x का स्क्वायर और हाइट मेरी कितनी है x, तो ये मेरा वॉल्यूम का फंक्शन बन गया ना, वॉल्यूम इज अ सम फंक्शन ऑफ x, तो इसके बाद क्या किया, वॉल्यूम का डेरिवेटिव जीरो कर दिया, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव जीरो करके ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके क्या है, दो रूट्स आ रहे हैं, 6 और दो रूट्स 2, दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको समझ में आना चाहिए कि x अगर 6 हो गया तो फिर तो जीरो वॉल्यूम ही हो जाएगी, इज इट नॉट, दिख रहा है कि नहीं, तो उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है कि वो ऑब्वियसली रूल्ड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि जीरो से बड़ा वॉल्यूम तो मैं बना ही सकता हूँ कुछ भी करके, कोई बेवकूफ सा आदमी भी होगा तो जीरो वॉल्यूम का तो नहीं बनाने वाला, इज इट, समझ में आई बात के लिए, तो इसलिए जरूरी नहीं है यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेने की, कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि वो रूल, हाँ, ये चीज अगर नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी रियलिटी क्या है, तो फिर हो सकता है तुम प्योरली मैथमेटिक्स में चले जाओ, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना शुरू करो, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम आएगा, इज इट नॉट, ठीक है नहीं, क्योंकि x को अगर जीरो ले रहे हो तो जीरो वॉल्यूम का बन रहा है, x को 6 ले रहे हो तो जीरो वॉल्यूम का बन रहा है, बीच में नॉन जीरो वॉल्यूम्स के बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा, इज इट नॉट, ठीक है नहीं, x को जीरो ले लिया तो एक बेवकूफी वाला डब्बा बनेगा, और x को 6 ले लिया तो दूसरा बेवकूफी वाला डब्बा बनेगा, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंट डब्बा तो एग्जिस्ट करेगा, इज इट, ठीक है, तो मेरे पास दूसरा कुछ भी रूट आ रहा है तो वो पक्की बात है कि वो मतलब बेवकूफी वाला नहीं है, वो फिर दूसरा वाला रूट है, ठीक है, तो डेरिवेटिव जीरो किया और उसके बाद फिर बी डबल डैश एच निकाला मैंने, ठीक है, और 6 पे ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब मिनिमम को करस्पॉन्ड कर, मैंने करके दिखा दिया क्योंकि अभी सीख रहे हैं, बाकी जरूरत भी नहीं थी इसकी, ठीक है, और 2 पे लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या आया, मैक्सिमम वॉल्यूम x इक्वल टू 2 पे आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है 128 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, तो समझ में आया ये सभी को, अच्छा हाँ, यहाँ पे मेरे को वी डबल डैश लिखना चाहिए, गलती से डैश लिखा, ठीक कर लेना अपने नोट्स में, शुड बी वी डबल डैश, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यू हैव टू डिजाइन अ सिलिंड्रिकल कैन विद अ लिड सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स कैपेसिटी, तो ढक्कन ऊपर और नीचे ढक्कन होने चाहिए कैन के, और इसका क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ओके, तो हमें क्या पूछा, व्हाट शुड बी द h बाय r रेशियो, हाइट और रेडियस का क्या रेशियो होना चाहिए टू अचीव दिस, समझ गए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, खुद से सोचो अभी, अच्छा हाँ, नीडलेस टू से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज मतलब किसी शीट से तुम बनाने वाले हो तो कम से कम शीट में हमको ये अचीव कर, कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड और यू कैन से सरफेस एरिया इज टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, इनफैक्ट इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा मेरा मेसअप है, तो बता देता हूँ, लेकिन तरीका क्या है, वॉल्यूम मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स आर, बेसिकली क्या किया मैंने, एच बाय आर को एक्स पुट कर दिया, ठीक है, एच बाय आर को एक्स पुट कर दिया, तो हाइट मेरी आर एक्स हो जाएगी, तो बेस एरिया तो मेरा पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये हाइट जो है उसको आर एक्स लिख दिया, तो ये पाई आर क्यूब एक्स, ये मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है, फिर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, और एच अपने आप में क्या है, एच मेरा आर एक्स है, तो 2 पाई आर इंटू एक्स आर लिखा, और प्लस नीचे भी पाई आर स्क्वायर ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरा सरफेस एरिया फंक्शन आ गया, ठीक है, तो एस को फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, अच्छा अब रेडियस क्या है, तो रेडियस मैंने इससे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, तो वी अपॉन क्या आ जाएगा मेरा, वी अपॉन पाई एक्स टू द पावर 1/3, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम में कांस्टेंट रखते हुए सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, सरफेस एरिया को केवल एक्स का फंक्शन बनाया, ध्यान रखना वॉल्यूम मेरा एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम वेरी करने की जरूरत नहीं है, गिवन वॉल्यूम के लिए मैं सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा फंक्शन बनेगा, बट आई मेस्ड इट अप, यहाँ पे गलती से मैंने 1/3 लिख दिया था, तो इसके बाद आगे की कैलकुलेशन भी मेरी गड़बड़ हो जाएगी, बट यहाँ पे फिर भी एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आया कि जो सरफेस एरिया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1/3, मान लो इस तरह का आता है, तो x टू द पावर 1/3 ये अगर पॉजिटिव x है तो ये मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छे नहीं होते, जनरली सर्ट्स जो होते हैं दे आर नॉट जनरली गुड टू डिफरेंशिएट, तो क्या कर सकते हो, अगर ये चीज तुम्हारे को मैक्सिमाइज करनी लेटर से या मिनिमाइज करनी लेटर से, ये चीज मान लो ये चीज मुझे मिनिमाइज करनी है, कोई पॉजिटिव चीज अगर मिनिमम होगी तो उसका क्यूब भी मिनिमम होगा, ठीक है जी, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको कई जगह इसको एज अ टेक्निक यूज कर सकते हैं, मान लो इसको मिनिमाइज करना है तो इसका होल क्यूब मैंने पुट कर दिया, होल क्यूब को मान लो ई पुट कर दिया, तो अब क्या इसके होल क्यूब को मैं मिनिमाइज कर, समझ में आई बात कही, इंस्टेड ऑफ मिनिमाइज, अगर मुझे पता है एक चीज जो दूसरी चीज से डायरेक्टली मोनोटोनिकली रिलेटेड है, जैसे कोई पॉजिटिव चीज है, कोई पॉजिटिव चीज मैक्सिमम होगी तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, मान लो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैक्सिमाइज करनी लेटर से, या कोई भी फंक्शन है आर्बिट्ररी, ठीक है, जो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो उसका होल स्क्वायर करके मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो दैट विल गेट रिड ऑफ द अंडर रूट, तो जनरली अंडर रूट पावर 1/3 कई बार डील करने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, तो यू कैन जस्ट मैक्सिमाइज दियर स्क्वायर्स और क्यूब्स, ठीक है, अप्रोप्रिएटली उसको कुछ और फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दो,
ताकि ये जब मैक्सिमम हो तो वो नया फंक्शन भी मैक्सिमम, या नया फंक्शन जब मैक्सिमम तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाए। तो देन यू कैन मैक्सिमाइज द मॉडिफाइड फंक्शन, वी कैन यूज दिस एज अ टूल, ठीक है। तो इसके आगे तो ठीक है, इसके बाद तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो तुम लोग वर्कआउट कर लेना इसको अपने आप, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब फिर उसके बाद आगे भी मेरा कुछ गड़बड़ हुआ होगा शायद, पता नहीं, या ये भी हो सकता है कि आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ बुक, मैं भी गलती करके भी आगे सही कर दिया मैंने, तो ठीक है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज़ आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ बुक। तो ये ग्राफ तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद बुक से ही मैंने लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है आप खुद भी बनाए प्लॉट किया, बट व्हाटएवर इट इज। तो इसमें तो x इक्वल टू हाफ आया, तुम लोग देख लेना, जो भी आएगा आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना इसके आगे करना क्या। अब सरफेस एरिया प्योरली x का फंक्शन आ गया, तो ds बाई dx को 0 पुट कर दोगे, कांस्टेंट को साइड रखो, कांस्टेंट के बाजू में बाकी चीजें उसको मेरे को मिनिमाइज करनी है, तो बाकी का जो फंक्शन बच रहा है उसको ना मैक्सिमाइज करके उसके क्यूब को मैक्सिमम, सॉरी उसके क्यूब को मिनिमाइज कर दो। समझ गए कि नहीं। और कई बार ये भी है कि कई बार क्या है, उस किसी चीज को तुम्हें मिनिमाइज करना है तो उसके रेसिप्रोकल को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तो, ठीक। कई बार ये कैलकुलेशन तुम्हारा बचा देगा। समझ गए कि नहीं। कोई चीज अगर हमेशा ही पॉजिटिव है और उसको मिनिमाइज करना है तो क्या करो, उसके रेसिप्रोकल फिर अपने आप ही मैक्सिमम होगा। तो कई बार क्या रेसिप्रोकल करके हो सकता है कि फंक्शन देखने में बहुत आसान लगने लगे, नीचे में दिख रहा है कि गंदा सा क्वोशिएंट रूल वगैरह लगेगा, रेसिप्रोकल करते ही क्या पता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस यू कैन यूज एज अ टेक्निक, उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसका स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो अगर हमेशा पॉजिटिव है तो, और रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, ठीक है। एक सुटेबल पावर चढ़ा सकते हो सच दैट वो इंक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। ये कर सकते हो, और इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहे, ऐसा कुछ ऑपरेशन करो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ, समझ में आया ना क्या करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्मैट्स प्रिंसिपल। फर्मैट्स प्रिंसिपल जो है ऑप्टिक्स के दोनों लॉ से हम डेराइव कर सकते हैं। फर्मैट्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम डेराइव कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी डेराइव कर सकते हैं। तो फर्मैट्स प्रिंसिपल कहता है क्या है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट की कोई बीम जा रही है या रे जा रही है, तो उस पॉइंट से उधर तक जाने में उसका टाइम जो है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी मतलब इक्वल टाइम्स हो सकते हैं सेवरल पाथ्स के अलोंग। मतलब जैसे लेंस है, तो लेंस में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक इमेज बनती है, तो बहुत सारे पाथ्स लेके जाती है लाइट, तो टर्न्स आउट कि टाइम टेकन जो है हर पाथ के अलोंग बराबर होता है, लेंस से जब पॉइंट की पॉइंट इमेज बनती है, तो उसका मतलब होता है स्टेशनरी पाथ, दैट सेवरल पाथ्स आर पॉसिबल एंड ऑल ऑफ द पाथ्स आर टेकिंग इक्वल टाइम, ठीक है। तो स्टेशनरी पाथ मतलब क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम का पाथ हो सकता है, मिनिमम टाइम का पाथ हो सकता है, या इक्वल कई सेवरल पाथ्स कैन बी देयर व्हिच ऑल हैव इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसका यूज करके ये जो अगला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से स्नेल्स लॉ ही हम डेराइव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द एडजेसेंट फिगर, इट इज डिजायर्ड टू गो फ्रॉम पॉइंट ए, यानी ये पॉइंट है 0, a, ठीक है। यहां से मुझे कहां जाना है, यहां से मुझे जाना है पॉइंट d, -b, इधर d, -b पे मेरे को जाना है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट बीम को मेरे को पहुंचाना है, ओके। स्पीड मीडियम वन में क्या दे रखा है, c/μ1, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो फिक्स है, और c/μ1 जो है मेरा यहाँ पे स्पीड दे रखी है बीम की, ठीक है। और मीडियम 2 के अंदर क्या दे रखी है, c/μ2 दे रखा है, ओके। क्या पूछा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, यहाँ पे कुछ θ1 होगा, यहाँ पे कुछ θ2 होगा, इनमें रिलेशन मुझे पता करना है, ताकि क्या क्विकेस्ट पाथ मेरा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, बीम जो है ए से चल के बी में पहुंचे। तो पाथ तो बहुत सारे पॉसिबल है, जैसे ये एक पाथ पॉसिबल है, ये एक पाथ पॉसिबल है, ये एक बहुत सारे पाथ पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ किसी जनरल एक्स पे जो पॉइंट पी है ऐसा चूज करके इसका टाइम एक्सप्रेस करें किसी वेरिएबल के टर्म्स में, और फिर उस टाइम को मिनिमाइज कर दें, तो उसका यूज करके हमारे पास θ1 और θ2 में रिलेशन आएगा। और तुम लोगों को पता है कि क्या आना चाहिए, μ1 sin θ1 μ2 sin θ2 आना चाहिए, क्योंकि पता ही है स्नेल्स लॉ से वही तो पास होता है। तो इसको अभी प्रूव करना है, कैलकुलस यूज करके करो ट्राई जल्दी से। तो यहाँ पे मेरा पर्पस क्या इलस्ट्रेट करने का, कई बार क्या होता है सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके सीधे खोलना सही नहीं रहता, कई बार क्या होता है छोटी छोटी इक्वेशन से अलग अलग से डील करके बाद में उनको इकट्ठा करना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे वही काम किया मैंने, तो आई जस्ट वांटेड टू इलस्ट्रेट। यहाँ पे क्या किया मैंने, तो मान लेते कैपिटल टी टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये अगर ए है तो ये मेरा ए सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा डिवाइड बाय सी बाय म्यू वन, ठीक है। और ये टाइम क्या हो जाएगा मेरा, ये बी सेक थीटा टू डिवाइडेड बाय सी बाय म्यू टू, समझ में आ रहा है, क्योंकि लेंथ जो है मेरे सेक थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रही है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये सिंप्लीफाई करके इतना कर लिया मैंने, ठीक है। अब टाइम को मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है, या बेसिकली एक्सट्रीमम निकालना है। अच्छा एक और चीज मुझे पता है, क्या ये ए है तो ये ए tan θ1 हो जाएगा, और ये बी है तो बी tan θ2 हो जाएगा। और मुझे पता है कि जो मर्जी पाथ लो, लेकिन मुझे पता है ए tan θ1 प्लस बी tan θ2 की वैल्यू डी के बराबर ही फिक्स होगी, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन तो फिक्स है पॉइंट्स का। तो ये दो इक्वेशन मैंने अलग अलग लिखी हैं, अभी इन दोनों से अलग अलग से डील करके
बाद में मैं देखता हूँ कि क्या निकल के आता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया थीटा 1 के टर्म्स में। थीटा, ध्यान रखना थीटा 1 और थीटा 2 इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है। जैसे ही तुमने थीटा 1 को फिक्स कर दिया, थीटा 2 अपने आप फिक्स हो गया। तो थीटा 2 और थीटा 1 के बीच में कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, राइट। तो यू कैन नॉट जस्ट से कि थीटा 2 का डेरिवेटिव थीटा 1 के रिस्पेक्ट में 0, ऐसा नहीं कर देंगे। थीटा 2 डिपेंड्स ऑन थीटा 1। Once you fix the value of theta 1, theta 2 is automatically fixed। तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा 1 के टर्म्स में क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, म्यू 1 a sec थीटा 1 tan थीटा 1। इनफैक्ट 1 by c को मैंने ड्रॉप कर दिया, बट स्टिल इट विल बी अ वैलिड इक्वेशन, ठीक है। और dt by d थीटा 1 को मेरे को 0 पुट करना है, तो सम कांस्टेंट इनटू समथिंग इज 0 एंड दैट थिंग इज 0, राइट। तो मैंने कांस्टेंट को ड्रॉप कर दिया, 1 by c को ड्रॉप कर दिया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो म्यू 1 a sec थीटा 1 tan थीटा 1, ठीक है। ये तो थीटा 1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हुआ। इसके डेरिवेटिव में ध्यान रखना d थीटा 2 by d थीटा 1 और लेना पड़ेगा, याद है ना। थीटा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो म्यू 2 भी sec थीटा 2 tan थीटा 2 इनटू d थीटा 2 by d थीटा 1, एप्रोप्रिएटली चेन रूल लगाया हमने, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब क्या है, इस इक्वेशन से अलग से मैं d थीटा 2 by d थीटा 1 निकाल सकता हूं। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो क्या आएगा तुम्हारे पास a sec स्क्वायर थीटा 1 और ये क्या आएगा b sec स्क्वायर थीटा 2 इनटू d थीटा 2 by d थीटा 1, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों इक्वेशन से d थीटा 2 by d थीटा 1 को एलिमिनेट कर दो। क्या करो, इसको आरएचएस में लेके चले जाओ, नेगेटिव समथिंग आएगा, इसको आरएचएस में लेके चले जाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, तो d थीटा 2 by d थीटा 1 खत्म हो जाएगा। तो उसको एलिमिनेट कर दोगे तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है, फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो बस सिंप्लीफिकेशन की बात है। तो d थीटा 2 by d थीटा 1 खत्म हो जाएगा और मेरे पास फाइनली आएगा। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो इट जस्ट गोज टू, क्योंकि sec थीटा 1 और sec स्क्वायर थीटा 1 समझ रहे हो, ऊपर cos थीटा 1 होगा, sin थीटा 1 में cos थीटा 1 खत्म हो गया, sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा, म्यू 1 sin थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 sin थीटा 2, ठीक है। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ डिराइव हो गया। आया समझ में सभी को, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब ये है कि फिजिक्स में कभी-कभी इस तरह के मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि दो इक्वेशंस हैं अलग-अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, एक से दूसरे में पुट कर दिए, इस तरह का कहीं-कहीं पे जरूरत पड़ता है। नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिजिक्स पार्ट में मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। ज्यादातर फिजिक्स प्रॉब्लम्स में मैथमेटिक्स आसान ही होती है, और मोस्ट ऑफली अगर तुमने कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स बनाई है तो मोस्ट ऑफली यू आर नॉट डूइंग इट राइट, ठीक है। ज्यादातर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स जो होंगी, स्पेशली जेई फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जनरली authors do not expect you to do a lot of bullwork। अगर bullwork आया उसके अंदर तो most probably you have done it wrong, या तो कहीं पे सिली मिस्टेक हो गई है, या कोई इक्वेशन बनाने में ही मतलब कोई फिजिक्स का फैक्ट सही से नहीं लगाया, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास।